दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देहाती ग्रामर पे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे यानी देहाती ग्रामर पे जिसपे आप हमें देख पा रहे हैं, इस चैनल पे आपको बेसिक ग्रामर अर्थात इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। दोस्तों ये हमारा सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको क्या होता है इंग्लिश ग्रामर अर्थात इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा, हमने इंग्लिश ग्रामर को स्टैंड किया था अर्थात उसका फुल फॉर्म बताया था, और यहाँ तक कि इंग्लिश ग्रामर के पिता के बारे में भी मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ कितने प्रकार के अंग्रेजी ग्रामर होते हैं अर्थात काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा था क्लास फर्स्ट में। आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम शुरुआत करने से पहले, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हम 5 या 10 मिनट का एक ऐसा टॉपिक तैयार करेंगे जिसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे जो जानना जरूरी भी है, और वो आपको स्पोकन कुछ वर्ड से हो सकते हैं, कुछ सेंटेंस हो सकते हैं, कुछ फुल फॉर्म भी हो सकते हैं। चूंकि अभी स्टार्टिंग है और आज का जो हमने अपना टॉपिक लिया है कि आज हम आपको टीचर और स्टूडेंट्स का अर्थात टीचर और स्टूडेंट का आज हम आपको फुल फॉर्म बताएंगे, और इसके बाद हम जो हमने ग्रामर के बीच में जो हमने टॉपिक को छोड़ा था, जो जहां तक हमने पढ़ाई किया था, उसके बाद के टॉपिक को हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टीचर का जो अपना स्पेलिंग होता है वह होता है TEACHER, टीचर। ठीक है, अगर हम टी को स्टैंड करते हैं तो टी फॉर टैलेंटेड हो जाता है, जिसका मतलब होता है प्रतिभावान या गुणवान, जिसके अंदर कुछ गुण होता है, कुछ नॉलेज जो होते हैं, तो ये टीचर के अंदर ये चीज मौजूद होनी चाहिए। साथ ही साथ ई फॉर एजुकेटेड, यानी वह शिक्षित होना चाहिए, यानी खुद जब शिक्षा से परिपूर्ण रहेंगे तभी हमें और आपको वो शिक्षित कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ई स्टैंड्स फॉर अविशन, जिसका मतलब होता है बहुत बढ़िया, खूबसूरत के अर्थ में। ठीक है। सी फॉर चार्मिंग होता है, जिसका मतलब होता है आकर्षक या मोहक। कहने का मतलब अब वो चाहे पढ़ाने के मामले में हो, और क्योंकि टीचर की बात हो रही है तो हम जाहिर सी बात है कि हम टीचिंग क्षेत्र में ही बातचीत करेंगे, तो उसमें ये थोड़ा सा आकर्षण बना होना चाहिए कि जो संबंध है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, जो ये है संबंध, ये जो रिलेशन जो हम दोनों के बीच में होता है, आपके और हमारे बीच में, आपके और आपके टीचर्स के बीच में, ये थोड़ा सा आकर्षण फुल होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। एजफुल हेल्पफुल, यानी कहने का मतलब उपकारी या मददकारी, जो हमें मदद करते हैं, जैसे किसी भी समस्याओं को हल करने में और किसी भी क्षेत्र में और किसी भी फॉर्मेट में। जैसे कि मान लीजिए आप डिप्रेशन में ही चले गए, चलिए हटा दीजिए क्वेश्चन आंसर या कोई अलग टॉपिक जो स्टडी से जुड़ा हुआ है, इसको हटा दीजिए। टीचर एक ऐसा भगवान होता है जो आपको किसी भी क्षेत्र में और किसी भी प्रकार से आपको मदद कर सकता है। अगर आप संकट में हैं तो ये चीज उनमें होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी हेल्पफुल होनी चाहिए। साथ ही साथ ई फॉर इफिशियंट, जिसके में कुशलता होना बहुत जरूरी है अर्थात निपुणता। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि अगर आपको कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो फर्स्ट चैनल है मैथमेटिक्स 2.0, जिसपे मैंने आप लोगों को मैथ्स के बारे में मैंने जानकारी दिया है, मैं उस पर मैथ्स करवा रहा हूँ क्लास 9th और 10th का और कॉम्पिटिटिव मैथ्स का। तो इसमें निपुणता होना बहुत जरूरी है कि पहले आप सेटिस्फाइड हो जाए फिर आप दूसरे को टीच करवाएं। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, यानी उत्तरदायी। इनके ऊपर जिम्मेवारी होनी चाहिए, जो जिम्मेवारी ले। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम है, आप एग्जाम देने वाले हैं या आपका कोई एग्जाम आने वाली है, और तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं, टीचर्स का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक्टिव होके और पूरा फिट होके हम एजुकेशन को बांटें और दें। तो ये चीज हमने टीचर को क्या किया, एक्सटेंड किया। और टीचर को जब हम स्टैंड कर लिए, इसके बाद हम बारी आती है कि आज हम फिर स्टूडेंट को भी करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि STUDENT स्टूडेंट यानी छात्र, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों आते हैं। इसको जब हम स्टैंड करते हैं तो एस फॉर स्टडी, जिसका मतलब होता है अध्ययन यानी पढ़ाई करना। टी फॉर ट्रूथफुलनेस, जिसमें सत्यवादी हो, जो कभी झूठ ना बोलता हो, अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने वाली आदत नहीं होनी चाहिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो, अर्थात आपके अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। यू फॉर यूनिटी, यानी एकता होनी चाहिए, और एकता जाहिर सी बात है कि जब आपके अंदर एकता आ जाएगी तो फिर प्रेम अपने आप बढ़ जाएगा, प्रेम अपने आप हो जाएगा। तो ये चीज का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर डी फॉर हम बात करें तो डी फॉर डिसिप्लिन हो जाता है, जिसका मतलब होता है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन में रहना, टाइम टेबल का वैल्यू देना, वैल्यू करना, और दूसरे को रिस्पेक्ट लेना देना, ये दोनों मतलब कहने का मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन, ये चीज आप में होनी चाहिए।
और सिर्फ ये नहीं कि हम टीचर को जाते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ ये डिसिप्लिन के अंतर्गत नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये हो जाता है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब काम को करवाना। तो ये चीज होनी चाहिए आपको। ई फॉर एनर्जी, मान लीजिए आप इसको एनर्जी फुल कर सकते हैं। ये भी ऊर्जावान, जो ऊर्जा से पूरा फुलफिल हो, आपके अंदर हमेशा जोश भरनी चाहिए, एकदम जोश होनी चाहिए, ठीक है, यानी आप ऊर्जा से बिल्कुल भरे हुए हो। एन फॉर नीट एंड क्लीन, यानी कहने का मतलब आप साफ सुथरा हो, चाहे वो कपड़े के मामले में हो जाए, बॉडी के मामले में हो जाए, कहने का मतलब ये सब आवश्यक है, जरूरी है। टी फॉर ट्रेजर, यानी जो आपके पास खजाना के रूप में जो ज्ञान का खजाना होना चाहिए, उसको रखने का और उसको जानने का आपके अंदर गुण होनी चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमने ये इसको स्टैंड किया स्टूडेंट को और फिर टीचर्स को। उम्मीद है कि यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ हम 5 या 10 मिनट के वीडियो में कुछ हम ऐसे आपको इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। और जैसे कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि आपके पास 2 कॉपी होगा, जो एक इंग्लिश ग्रामर का अलग कॉपी तैयार होगा, जो आपको इंटरेस्टिंग चीज बताया जाएगा। वो इंटरेस्टिंग चीज कुछ आपको बोलचाल की, कैसे जो भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जितने सारे वर्ड्स हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी के साथ में आपको बताया जाएगा। कुछ सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं आजकल, तो उसको मैं अलग करवाऊंगा, जो क्लास के स्टार्टिंग में ही होगा। और बीच क्लास में जैसे हम 10 मिनट का वीडियो या 5 मिनट का जितना टाइम लगता है कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे, अर्थात इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आ जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बता रखा था, अब हम आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, अब हम अपने टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। जैसे कि ग्रामर की डिफिनेशन के बाद और ग्रामर के बारे में पढ़ने के बाद हमने डिफिनेशन के बारे में बताया था, हमने इसकी काइंड्स के बारे में बताया था, और लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक था वो काइंड्स ऑफ ग्रामर ही था। तो जिसे मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के 5 रूप होते हैं, 5 प्रकार के इंग्लिश ग्रामर होते हैं, जिसे मैंने आपको ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी के ऊपर चर्चा किया था, मैंने आपको बताया था। जो आज का हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है, जिसमें हम काइंड्स के बारे में जाने थे ग्रामर के, वह पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है हमारा ऑर्थोग्राफी। तो आइए हम आज ऑर्थोग्राफी के ऊपर विचार करेंगे। ऑर्थोग्राफी, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्थोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले इसके डिफिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने आपको कल स्टार्टिंग में भी कुछ बताया था कि ऑर्थोग्राफी में जैसे कि वर्ण विचार, इसमें हम लेटर्स के ऊपर विश्लेषण करेंगे, जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑर्थोग्राफी में इसके परिभाषा से। यहाँ परिभाषा इसको लिख सकते हैं कि ऑर्थोग्राफी इज द system of spelling। तो ऑर्थोग्राफी इज द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग। कहने का मतलब यह है कि वर्ण विचार हमें अक्षरों के सही तरीकों के बारे में बताता है। मैं इसको आप को यहां लिख सकता हूं कि वर्ण विचार हमें अक्षरों के बारे में सही बताता है, ठीक है। यह हमें अक्षरों के बारे में जानकारी देता है, जो हमारे लेटर्स होते हैं उसके बारे में यह हमें अध्ययन करवाता है, बताता है, सिखाता है। अब जरा देखिए, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि देयर आर 2 kinds of ऑर्थोग्राफी, ठीक है। देयर आर 2 kinds of ऑर्थोग्राफी, यानी वर्ण विचार के भी ना 2 रूप हो जाते हैं। वर्ण विचार के भी 2 रूप हो जाते हैं, यानी जो हमारा ऑर्थोग्राफी होता है, जो हमें अक्षरों के बारे में सही हमें जानकारी देता है, या हमें अक्षरों के बारे में पढ़ाता है, सिखाता है, जानकारी देता है। इसके भी 2 फॉर्मेट हो जाते हैं, 2 इसके रूप हो जाते हैं।
पहला जो हमारा हो जाता है जिसको हम लेटर सी कहते हैं, जिसको हम लेटर सी कहते हैं, पहला जो हो जाता है हमारा कैपिटल लेटर्स होता है, दूसरा जो हो जाता है हमारा स्मॉल लेटर होता है। तो कहीं कहीं आपको देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी न लिख के कहीं कहीं आपको ग्रामर में मिल सकता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं लेटर्स। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करने के लिए इसमें जोड़ लीजिए इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, यानी अंग्रेजी व्याकरण में लेटर के या वर्ण विचार के दो रूप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है हमारा कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, यानी जो अक्षर के जो बड़े अक्षर होते हैं, लिखावट के जो बड़े अक्षर होते हैं, जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मैं आपको बताऊंगा, मैं लिख देता हूं इसको हिंदी में बड़े अक्षर। ठीक है, यानी कैपिटल लेटर। और सेकेंड में हो जाता है स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर, छोटे अक्षर। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा कि लेटर्स के या ऑर्थोग्राफी के ग्रामर में, यानी इंग्लिश ग्रामर में दो रूप हो जाते हैं। ये दो रूप के हो जाते हैं कौन? तो वर्ण विचार, जो हमें क्या पहला बताता है, हमें अक्षरों के बारे में सही सही बताता है। यानी अक्षरों के बारे में जहां से हमें सही जानकारी मिलती है ना, जो लेटर्स होते हैं अक्षर, उसे हम ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं इनको हम लेटर्स के नाम से डिनोट करते हैं। तो आपको देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी या लेटर्स मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, एक जो हो जाता है हमारा कैपिटल लेटर होता है, यानी जो बड़े अक्षर होते हैं। एक जो हो जाता है स्मॉल लेटर, जो छोटे अक्षर हो जाते हैं। कैपिटल लेटर बड़े अक्षर मतलब लिखावट के जो बड़ा एबीसीडी, यानी जो लिखावट के जो बड़े जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी डॉट 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 जेड तक। ठीक है, ये बड़े अक्षर हुए। ये किसके पार्ट है, किसके रूप है, किसके अंग है? तो ये ऑर्थोग्राफी के ही रूप है, ऑर्थोग्राफी के ही अंग है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे स्मॉल लेटर्स में, तो हम लिखावट के जो छोटे अक्षर होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी डॉट 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 जेड। दोस्तों उम्मीद है कि यहां तक आप इसको अच्छे से समझे होंगे। लेकिन ये हमने बात किया कि इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में लेटर्स दो फॉर्मेट में आ गए, एक कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर। ठीक है, क्योंकि हमें अक्षर के बारे में जानकारी लेनी है, तो सबसे पहले लिखने का जो हमारे पास जो ढंग होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेना कि जो लिखावट के जो बड़े अक्षर हैं एबीसीडी किस फॉर्मेट में होते हैं, और जो लिखावट के छोटे अक्षर हैं एबीसीडी ये किस फॉर्मेट में होते हैं। उम्मीद है कि यहां तक हमने इसको सीख लिया, जान लिया। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जब लेटर्स की बात हो जाती है और इंग्लिश की बात हो जाती है, तो फिर हम यहां से जानेंगे कि अंग्रेजी में, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि देयर आर ऑल्सो, ALSO, ये एस है बाबू, क्योंकि मैं साफ ही लिख देता हूं, ऑल्सो टू काइंड्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश। अब बात हम अंग्रेजी की जब करेंगे, तो अंग्रेजी में जो हमें मिलेंगे लेटर्स, वो भी दो होंगे। और वह कौन होंगे, मैं आपको बताता हूं। एक नंबर, यहां से एक हमारा होगा वॉवेल, VOWEL, वॉवेल, जिसको आप हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण, जिसका उच्चारण अपने आप हो जाता है, स्वयं हो जाता है, जिसमें हम AEIOU का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा। 2 नंबर पे आ जाता है हमारा कंसोनेंट, CONSONANT, कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण। ठीक है, यानी जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो जाता है। यानी अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करें,
तो ए ई आई ओ यू तो हमारे पास वॉवेल हो जाता है, स्वर वर्ण हो जाता है। लेकिन व्यंजन वर्ण अगर ए ई आई ओ यू को छोड़ दें तो 21 जो ऐसे लेटर होंगे, क्योंकि लेटर्स तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 26 होते हैं ना। लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स 26 हो जाते हैं। 26 में 5 जो होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 जो होते हैं क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। तो बाकी जो बच गए 21 वो क्या होंगे, कंसोनेंट होंगे, कंसोनेंट होंगे। तो ये जो 21 जो कंसोनेंट हुए, इनका जब हम उच्चारण करते हैं, इनका जब हम स्पेल करते हैं, इनके लिए जो साउंड का इस्तेमाल करते हैं, जब साउंड निकलता है तो हम इसकी यानी वॉवेल की मदद से ही कर पाते हैं। अगर हम बात बताने का प्रयास करें आप लोगों को, तो मान लीजिए कि बी, तो बी उच्चारण के लिए आपको लास्ट में ई आ रहा है और ई इज वॉवेल। उम्मीद है कि इसे आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए आज हम इसका भी डिफिनेशन कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट कर लें, वॉवेल का यानी स्वर वर्ण का, और कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण का। फिर हम अगले बार अल्फाबेट के ऊपर चर्चा करेंगे, और क्योंकि हम अभी सेमी वॉवेल और सेमी कंसोनेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो अर्ध व्यंजन वर्ण और अर्ध स्वर वर्ण, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें डब्ल्यू और वाई की चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले हम अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। हमने यहाँ पे जाना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में भी लेटर्स 2 होते हैं, जिसको हम एक को वॉवेल और दूसरे को कंसोनेंट कहते हैं। तो आइए अब हम वॉवेल को जानते हैं कि वॉवेल क्या होते हैं। वॉवेल यानी स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, ठीक है। यहां से हम अगर डिफिनेशन करने की बात करें तो वॉवेल्स आर लेटर्स, यहां से लिख सकते हैं वॉवेल्स आर लेटर्स that can fully sounded by themselves। आइए मैं आपको एक बार फिर से डिफिनेशन बता देता हूँ कि जो हमारे पास वॉवेल्स जो होते हैं, जो 5 जो वॉवेल्स होते हैं, मैं एग्जांपल भी देने वाला हूँ जो मैंने अभी आपको वहां पे बताया था। वॉवेल्स आर लेटर्स यानी वॉवेल एक ऐसे अक्षर से होते हैं डेट कैन बी फुल्ली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी लिख लीजिएगा, डेट कैन बी फुल्ली साउंडेड, जिनका उच्चारण, जिनका पूर्ण जो उच्चारण जो होता है ना, बाय देमसेल्फ, वह अपने आप यानी उनके द्वारा ही हो जाता है। इसमें किसी की मदद लेने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी से मदद नहीं लेते हैं, इनका उच्चारण अपने आप हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ए ई आई ओ और यू, ठीक है। यानी ए ई आई ओ यू ये एक ऐसे लेटर्स हैं जिनका उच्चारण अपने आप यानी स्वयं हो जाता है, और इन्हीं 5 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं, स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल्स हैं, और इनका जो उच्चारण जो होता है वह अपने आप हो सकता है, अपने आप होता है, ठीक है। और ये कितने हैं, 5 है, ठीक है ना। यानी दीज आर 5, यहाँ पे लिख सकते हैं दीज आर 5, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। अगर कुछ लोग हिंदी में चाहेंगे कि हम इसका डिफिनेशन हिंदी में भी जानें, तो मैं यहां से बता देता हूं हिंदी में भी कि स्वर वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वयं या अपने आप होता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि ए ई आई ओ यू ये 5 ऐसे वोवेल्स हैं, 5 ऐसे लेटर्स हैं जो वोवेल्स हैं, और इनका उच्चारण अपने आप हो जाता है। चलिए अब हम कंसोनेंट के ऊपर चर्चा करें। अब आइए देखते हैं कंसोनेंट को।
कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यंजन वर्ण में सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे कि व्यंजन वर्ण यानी कंसोनेंट्स होते क्या है। तो यहां पे लिख लीजिए डिफिनेशन कि कंसोनेंट आर letters that consonants are letters that can not be fully sounded by themselves without the help of vowel। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण की। ठीक है, डिफिनेशन से आते हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कंसोनेंट्स आर नॉट लेटर्स दैट कैन नॉट बी फुल्ली साउंडेड, यानी इनका पूर्ण रूप से और पूरा फुल्ली साउंडेड यानी हम इसको पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं कर सकते हैं अपने आप, कब? जब तक कि हम हेल्प नहीं ले लें किससे? वॉवेल से। यानी उसका उच्चारण तब तक कंप्लीट नहीं हो पाता है या फुल्ली नहीं हो पाता है या पूर्ण ढंग से नहीं हो पाता है जब तक कि हम वॉवेल की मदद नहीं लेते हैं। तो इसको आसान भाषा में और बहुत ही इजी फॉर्मेट में बोलने का तरीका है कि व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है, और यह 21 से हैं, अर्थात जो आपके लेटर्स होते हैं उसमें ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने सारे लेटर्स हैं वो सबके सब क्या है? आपके कंसोनेंट है, यानी व्यंजन वर्ण है। इसमें हम सेमी वॉवेल और सेमी कंसोनेंट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आइए हम उसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में यहां से मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल बी सी डी एफ डॉट डॉट etc। ठीक, और ये कितने हैं? 21। दीज आर 21। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा कि कंसोनेंट वे हैं जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है। बिना स्वर्ण वर्ण की सहायता से इनका उच्चारण नहीं हो सकता। अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहें तो मैं बहुत आसानी से बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। नीचे स्पेस नहीं बचा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ कि व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है। और डिफिनेशन में भी मैंने आपको बता रखा है कि कंसोनेंट्स आर लेटर्स दैट कैन नॉट बी फुल्ली साउंडेड। इनका उच्चारण पूरा फुल्ली साउंडेड यानी पूर्ण रूप से इनका उच्चारण नहीं होता है जब तक ये हेल्प न ले लें वॉवेल से, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवेल। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम अल्फाबेट में चर्चा करेंगे सेमी वॉवेल और सेमी कंसोनेंट के ऊपर, और फिर आगे हम धीरे धीरे करके ऐसे ही बेसिक चीजों को बताते बताते हम बहुत ऊपर तक आप लोगों को लेके जाएंगे। जाते मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।